Hello friends, now we will be studying class 9th NCERT chapter number 3 Nazism and the Rise of Hitler. In May 1945 Germany surrendered to the Allies. मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर किया. अब ये अलाइज क्या है? Allies, the Allied powers were initially led by the United Kingdom and France. In 1941, they were joined by the USSR and the USA. They fought against the Axis powers, namely Germany, Italy, and Japan. तो अलाइड पावर्स जो थे उसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था. सन 1941 में उन अलाइड पावर्स में यूएसएसआर यानी कि जो करेंट डे रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ज्वाइन हो गए और ये एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि जर्मनी, इटली और जापान थे. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. तो हिटलर ने और उनके प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने और उनके पूरे परिवार ने जो है कलेक्टिव सुसाइड की बर्लिन बंकर में अप्रैल 19 अप्रैल 1945 में. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यून सेटअप हुआ न्यूरेमबर्ग में और यहाँ पे नाजी वॉर क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए ये ट्रिब्यूनल सेट हुआ, जो कि क्राइम थे अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स थे और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ थे. Germany's conduct during war was, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. तो जर्मनी के जो काम थे, जर्मनी के जो कृत्य थे युद्ध के दौरान, इसके कारण पूरी दुनिया ने जो है उनकी बहुत बुराई की और ये जो क्राइम्स थे ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे और इसने कई मॉरल और एथिकल क्वेश्चन खड़े किए. What were these acts? Under the shadow of Second World War, the Germany had waged a genocidal war which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. तो ऐसे क्या कृत्य थे जिसके लिए पूरी दुनिया ने उनको बुरा कहा? ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर किया था जिसमें कई लोगों को मारा गया, मास मर्डरिंग हुई कई लोगों की, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि यूरोप के सिविलियंस थे. The number of people killed included 6 million Jews, 200,000 Gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. तो जो जेनोसाइड हुई थी, जो मास मर्डर हुआ था, उसमें 6 मिलियन ज्यूज़ यानी 60 लाख ज्यूज़ मरे थे, 2 लाख जिप्सीज मरे थे, 10 लाख पोलिश सिविलियंस मरे थे और 70,000 ऐसे जर्मन सिटीजन्स मरे थे जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. तो इन्हें मारा कैसे जाता था? इसमें नाजी लोग जो थे उन्होंने एक गैस चेम्बर्स बना रखे थे कई सारे, जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. तो ये जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ था, इसमें सिर्फ 11 नाजी लोगों को मौत की सज़ा दी गई. इसके अलावा कई ऐसे नाजी थे जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया. The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. तो नाजीज को सज़ा तो मिली पर उनके किए गए बुरे कामों से तो ये बहुत ही छोटी थी. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. तो अलाइड पावर्स जो थे वो जर्मनी के ऊपर ज़्यादा बुरा नहीं करना चाहते थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी उन्होंने जर्मनी पे बहुत ही हराने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी जर्मनी की. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back
to the German experience at the end of First World War. तो जो नाजी जर्मनी का राइज था वो पार्टली ट्रैक किया जा सकता था जर्मन एक्सपीरियंस पे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में हुआ था। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। Germany, a powerful empire in early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. तो जर्मनी जो कि एक पावरफुल एम्पायर था अर्ली 20th सेंचुरी में, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा अगेंस्ट अलाइज। अलाइज जो थे उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आते थे। ऑल joined the war enthusiastically hoping to gain a quick victory। तो सभी ने जो है युद्ध में बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ एंट्री ली, ये सोचते हैं कि उनको बहुत ही जल्दी जीत मिल जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। पर इन सभी देशों को ये पता नहीं था कि जो युद्ध है वो लंबा चलेगा और इसके कारण यूरोप के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो जर्मनी ने शुरुआत में ही फ्रांस और बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर लिया था। However, the allies strengthened by the US entry in 1917 won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918। लेकिन 1917 में यूएस ने जो है अलाइज को ज्वाइन किया, जिसके कारण जर्मनी और सेंट्रल पावर्स नवंबर 1918 में हार गए। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्पेयर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद और राजा के हटा देने के बाद जो है जर्मनी की पार्लियामेंट को जर्मनी की पार्लियामेंट और जर्मनी की पॉलिटिक्स में बहुत फेरबदल हुए। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो एक नेशनल असेंबली की स्थापना हुई वीमर में और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसका एक फेडरल स्ट्रक्चर था। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैग जो था उसके अंदर जो लोगों की एंट्री होती थी, डेप्यूटीज जो सिलेक्ट किए जाते थे वो यूनिवर्सल सफराज के अंतर्गत सिलेक्ट किए जाते थे, जिसमें सभी एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार था, जिनमें महिलाएं भी आती थी। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। तो ये जो रिपब्लिक बनी इसको लोग अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें थी जो कि जर्मनी को माननी पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में वर्सेल्स ट्रीटी साइन की गई अलाइज के साथ, जो कि एक कठोर और जलील करने वाली शांति थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुएनिया। तो जो वर्सेल स्ट्रीट पीस ट्रीटी थी, इसमें जर्मनी को अपनी ओवरसीज़ कॉलोनी छोड़नी पड़ी, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन छोड़नी पड़ी, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज छोड़नी पड़ी, आयरन का 75% हिस्सा छोड़ना पड़ा और 26% कोल छोड़ना पड़ा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया के पास। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। तो जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री डीमिलिटराइज कर दी ताकि उसका पावर कम हो जाए। द वॉर गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। तो जो वॉर गिल्ड क्लॉज था इसने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसी के साथ साथ जो नुकसान अलाइड कंट्रीज़ को हुआ उसके लिए भी जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन यूरोज। तो जर्मनी को जो डैमेज था इसकी भरपाई करने के लिए कंपनसेशन देने को कहा गया, जो कि 6 बिलियन यूरोज था। द अलाइड आर्मीज
also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. तो अलाइड आर्मीज ने जो है राइनलैंड को भी कैप्चर कर लिया, जो कि बहुत लंबे समय तक 1920 ट्वेंटीज़ में जो है 1920s में अलाइड आर्मीज के पास रही. Many Germans held the view that Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but disgrace at Versailles. तो अधिकतर जर्मन्स ये सोचते थे कि जो वीमर रिपब्लिक है वो ना सिर्फ युद्ध में हार के लिए जिम्मेदार है बल्कि वर्सेल्स में हुई बेइज्जती के लिए भी जिम्मेदार है. इफेक्ट्स ऑफ वॉर. The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका बहुत ही बुरा असर था यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप को बहुत अमीर माना जाता था और ये सबको उधार दिया करता था, लेकिन युद्ध के बाद जो है यूरोप लोगों से पैसे मांगने पर मजबूर हो गया. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर. अनफॉर्चुनेटली जो है वीमर रिपब्लिक को अपने पुराने एम्पायर के पापों का प्रायश्चित करना पड़ा. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation was financially crippled by being forced to pay compensation. तो जो रिपब्लिक बनी थी जर्मनी में, इसके ऊपर वॉर का गिल्ट तो था ही और नेशनल ह्यूमिलिएशन था ही, पर इसको कंपेंसेशन भी भरना पड़ा. दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ द अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स. तो वीमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स, वो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स का इजी टारगेट बने. दे वर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स. तो इन लोगों को मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स बुलाया जाता था. दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी. तो ये जो माइंडसेट था लोगों का, इसके कारण कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 1930s में, जिसको हम आगे देखने वाले हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है गहरा असर छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सोल्जर्स को आम नागरिकों से ऊंचा दर्जा मिलने लगा. पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन. जो नेता हुआ करते थे और पब्लिक फिगर्स हुआ करते थे, वो आदमियों को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलाइन और एग्रेसिव होने पर जोर दिया करते थे. द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया जो है ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करती थी. द ट्रूथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्स. हालांकि सोल्जर्स की लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता था, लेकिन असली हकीकत ये थी कि सोल्जर जो है बड़ी बुरी ज़िंदगी जीते थे इन ट्रेंच में, और इनके आसपास चूहे रहते थे जो लाशों को खाते रहते थे. दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. तो सोल्जर्स जो है इनको पॉइजनस जहरीली गैस का सामना करना पड़ता था. जो दूसरे दुश्मनों की गोलीबारी का सामना करना पड़ता था, और फिर भी इनकी रैंक जो है बहुत जल्दी रिड्यूस कर दी जाती थी. एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर where while popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. तो जो वॉर प्रोपोगंडा और नेशनल ऑनर जो था वो पब्लिक स्फीयर में सेंट्रल स्टेज पे आ गया, और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स के लिए जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि डेमोक्रेसी जो थी वो लोगों को इतनी सक्सेसफुल नहीं लगती थी. डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप. तो डेमोक्रेसी जो था एक नया आइडिया था, लेकिन जो यूरोप के अंदर चल रही अस्थिरता थी ये उसका सामना नहीं कर पाया. Political radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. तो
वीमर रिपब्लिक की स्थापना के बाद जो है स्पार्टसिस्ट लीग की भी स्थापना हुई, जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में हुआ था उसी के पैटर्न पे हुई थी। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़। तो सोवियत बनाए गए कई कारीगरों के और सेलर्स के अलग अलग शहरों में। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। तो बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, इसमें सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की डिमांड उठाई गई। दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वीमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो इसके खिलाफ थे, जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक, ये वीमर में मिलते और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एक शेप देते हैं। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war veterans organization called Free Corps। तो जो ये सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो हैं, जो कि वीमर रिपब्लिक थे, ये जो ये अपराइजिंग स्पार्टसिस्ट लीग थी, इसको सप्रेस करने के लिए एक फ्री कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। द एंग्विश स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। तो ये फ्री कॉर्प्स से गुस्साए जो स्पार्टसिस्ट थे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और इसीलिए वो हिटलर के खिलाफ जो है कॉमन ग्राउंड पे खड़े नहीं हो पाए। बोथ रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, ये सब जो है एक रेडिकल सॉल्यूशन की उम्मीद में खड़े थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 के कारण। जर्मनी हैड फॉट द वॉर और लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड। तो जर्मनी ने अपना पूरा युद्ध जो है उधार पे लड़ा था, और उसको बाद में अपना ये उधार चुकाना पड़ा गोल्ड के रूप में, उनको सोना देना पड़ा। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेस वर स्केयर। तो जो ये उधार चुकाने में लगा सोना, इसके कारण क्या हुआ कि जो जर्मनी के पास गोल्ड रिजर्व्स थे वो डिप्लीट हो गए। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। तो 1923 में जो है जर्मनी ने और पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फ्रांस ने उसका लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर के ऊपर कब्जा कर लिया ताकि उसको कोयला मिल सके। Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly। जर्मनी ने इसका विद्रोह किया और उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस दिखाया और धड़ल्ले से अपनी करेंसी छाप दी। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। तो जब जर्मनी ने खूब बहुत ही ज़्यादा संख्या में अपनी करेंसी छापी, जिसके कारण सर्कुलेशन में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा प्रिंटेड मनी आ गया, जिसके कारण जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई। इन In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. In July, 353,000 marks. In August, 4,621,000 marks. And at 98,860,000 marks by December, the figure had run into trillions। तो जो अप्रैल बहुत ज़्यादा करेंसी छापने के कारण जो जर्मन मार्क की वैल्यू गिरी थी, तो अप्रैल में जो है यूएस डॉलर 24,000 मार्क्स के बराबर था। जुलाई में जो है 3,53,000 मार्क्स के बराबर था। अगस्त में जो है 46,21,000 मार्क्स के बराबर था। और दिसंबर में जो है 9 करोड़ 88,60,000 मार्क्स के बराबर $1 था। और इसी के साथ जो है ये फिगर ट्रिलियंस में चली गई। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स द प्राइसेस ऑफ गुड सोल्ड। जैसे ही मार्क की वैल्यू कोलैप्स हुई, वैसे ही जो सामान था उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई।
The image of Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. तो पूरी दुनिया में जो है जर्मनी की करेंसी की हालत के ऊपर बहुत कमेंट हुए। जैसे उदाहरण के लिए एक लोफ ब्रेड के लिए लोग गाड़ी भर भर के पैसा ले जाते थे। This crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें कि वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing Davis Plan, which reversed the terms of reparation to ease the financial burden on Germans. तो ये हालात देख के अमेरिका बीच में उन्होंने हस्तक्षेप किया और जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकाला डेविस प्लान के थ्रू, जिसके अंदर उन्होंने रिपरेशन की टर्म्स को ईज किया, रिपरेशन की टर्म्स को रिवर्क किया, जिसके कारण फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ईज आउट हुए जर्मन्स के ऊपर। The years of depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability. तो सन 1924 और 1928 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली। Yet this was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans largely from USA. लेकिन ये सब जो है रेत के महल की तरह था। जो जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी थी, ये मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर बेस्ड थी, डिपेंडेंट थी, जो कि मुख्यतः यूएसए से मिले थे। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। और ये सपोर्ट भी चला गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया सन 1929 में। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. तो प्राइस कहीं बुरी तरह ना गिर जाए, इसके लिए लोगों ने जो है बहुत जल्दबाजी में अपने शेयर्स बेचे। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। तो एक ही दिन 24 अक्टूबर के दिन करीब 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए, यानी 1 करोड़ 30 लाख शेयर बेचे गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स withdrew their money from the market। तो अगले 3 साल 1929 से लगा के 1932 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेशनल इनकम है वो आधी हो गई। फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए, और किसान जो थे उन पे बहुत बुरी तरह ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। और स्पेकुलेटर्स जो थे उन्होंने मार्केट से अपना मनी विड्रॉ कर लिया। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो ये जो डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 लेवल। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। तो ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इसके कारण सबसे बुरा असर पड़ा जर्मनी के ऊपर। तो 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 1929 का सिर्फ 40% हुआ, जिसके कारण जो कारीगर थे उनकी नौकरी चली गई, या और जो काम करते थे उनकी पगार भी कम हो गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, जिसके कारण अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या जो है करीब 6 मिलियन तक पहुंच गई, यानी 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी you could see men with placards around their necks saying willing to do any work। तो इस समय जो है जर्मनी की स्ट्रीट्स पर, जर्मनी की गलियों में लोग खड़े रहते थे और उनकी गर्दन पे एक प्लेकार्ड लटका रहता था जिस पे लिखा रहता था कि वो कोई भी काम करने को तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो जो बेरोज़गार जवान लोग थे वो ताश खेला करते थे या सिर्फ गली के कोने पर बैठा रहते थे
इंतज़ार करते हुए कि कब उनकी नौकरी लगेगी, या फिर वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर कतारों में खड़े रहते थे। एज जॉब डिसअपियर्ड, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम अ कॉमन प्लेस। तो जॉब जैसे ही कम होती गई, वैसे ही यूथ ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ अपना हाथ आजमाया, और पूरी जनता इसके कारण बहुत तंग हो गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण लोगों के मन में बहुत एंजाइटी हो गई और डर पैदा हो गया। द मिडिल क्लासेस, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. तो मिडिल क्लास, खास तौर पे सैलरी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर जो हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि उनकी सेविंग्स ख़त्म होती गई जैसे ही करेंसी की वैल्यू नीचे गिरती गई। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट रूइंड। तो छोटे व्यापारी और जो सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर्स थे, वो सफ़र हुए क्योंकि उनके बिजनेस जो है पूरी तरह ख़त्म हो गए। These sections of societies were filled with fear of proletarianization and anxiety of being reduced to the ranks of working class or worse still the unemployed. तो जो अ, यही सेक्शंस थे सोसाइटी के, इनके मन में ये डर था कि इनको एक्सट्रीम गरीबी देखनी पड़ेगी, या फिर इनकी रैंक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, या फिर इनकी नौकरियां चली जाएंगी। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस। तो सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वो इस बाढ़ में अपना सर जो है पानी के ऊपर रख पाते थे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसने अपनी उसके कारण इनकी बार्गेनिंग पावर भी चली गई थी, और बड़े बिजनेस भी क्राइसिस में थे। लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। तो किसानी कारीगर जो थे, लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री, इन इन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत गिर गए, और महिलाएं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाती थी, जिसके कारण वो बहुत व्यथित महसूस करती थी। पॉलिटिकली टू, द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। पॉलिटिकली भी देखा जाए तो वीमर रिपब्लिक बहुत कमज़ोर थी। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स which made it unstable and vulnerable to dictatorship. तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके कारण वो अनस्टेबल था, और डिक्टेटरशिप कभी भी इसको ओवरकम कर सकती थी। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से एक नियम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क, लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिशंस। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण जो है किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी। Another defect was Article 48, which gave the President the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. तो एक और डिफेक्ट था जो कि आर्टिकल 48 था, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने का पावर था, सिविल राइट सस्पेंड करने का पावर था, और कानून की नज़रों में बिना बुरा बने कोई भी काम करने का अधिकार था। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average to 39 days and a liberal use of Article 48. तो वीमर रिपब्लिक के अपने छोटे कार्यकाल में जो है इसने करीब 20 कैबिनेट बदलते हुए देखे, जो कि एवरेज 239 डेज चले, और इसमें कई बार आर्टिकल 48 का गलत इस्तेमाल किया गया। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solutions. लेकिन इसके बावजूद जो है क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाई। लोगों का जो भरोसा था, नागरिकों का भरोसा जो था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम में, वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इससे कोई समाधान निकल नहीं रहा था। हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का पावर में आना। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। तो ये जो इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में जो क्राइसिस चल रही थी, ये एक बैकग्राउंड की तरह बनी हिटलर के पावर में आने के राइज में।
Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में सन 1890 में हुआ था और हिटलर ने अपनी जवानी जो है गरीबी में गुजारी. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in front, became a corporal, and earned medals for bravery. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा तब हिटलर ने जो है हिटलर आर्मी में नामांकित किए गए और वहाँ पे ये एक मैसेंजर की तरह काम करते थे और इन्हें ब्रेवरी के कई मेडल्स मिले. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. तो जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जो है इसके कारण हिटलर डर गए और वर्सेल्स ट्रीटी के कारण ये काफ़ी गुस्सा भी हुए. In 1919 he joined a small group called German Workers Party. सन 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. He subsequently took over the organization and renamed it the Nationalist Socialist German Workers Party. तो हिटलर ने जो है ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया और इसका नया नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. This party came to be known as Nazi Party. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. सन 1923 में हिटलर ने बावेरिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और बर्लिन की तरफ कूच की ताकि उनको पावर मिल जाए और जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका नाम नाजी पार्टी रख दिया गया. ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज. तो इस एफर्ट में जो है हिटलर फेल हो गए. इनको अरेस्ट किया गया, इनका ट्रायल चला देशद्रोह के ऊपर और बाद में इनको रिहा कर दिया गया. द नाजीज कुड नॉट effectively mobilize popular support till the early 1930s. तो नाजी जो लोग थे ये जनता को इकट्ठा नहीं कर पाए सन 1930 से पहले पहले. इसके बाद इनको खूब सपोर्ट मिला. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजिज्म एक मास मूवमेंट बनी. As we have seen after 1929, banks collapsed and businesses shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitution. तो 1929 के बाद जो है बैंक्स बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, कारीगरों की नौकरी छिन गई, मिडिल क्लास जो है उनको बेघर रहने की एक थ्रेट थी. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्टर्ड होप फॉर बेटर फ्यूचर. ऐसी सिचुएशन में जो है नाजी प्रोपोगेंडा जो था उसने लोगों में उम्मीद की किरण जगाई. In 1928, Nazi Party got no more than 2.6% votes in Reichstag, the German parliament. सन 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट से ज़्यादा वोट नहीं मिले रीचस्टैग में. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. 1932 में जो है नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मन पार्लियामेंट में और इसके पास 37% वोट्स थे. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of German people. तो हिटलर जो है एक बहुत अच्छे स्पीकर थे और ये लोगों को अपनी बातों से काफ़ी प्रभावित करते थे. तो इन्होंने एक मजबूत राष्ट्र बनाने का वादा किया और वर्सेल्स ट्रीटी में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिससे जर्मन नागरिक जो है उनको बुरा लगता था इसको हटाने की बात की और जर्मनी की जो डिग्निटी है उसको रिस्टोर करने की बात की. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. तो हिटलर ने बेरोजगारों के लिए रोजगार का वादा किया और यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर का वादा किया. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. तो इन्होंने ये भी वादा किया कि जर्मनी के ऊपर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है इसको भी दूर कर दिया जाएगा और जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जर्मनी के अगेंस्ट हो रही है इसको भी हटा दिया जाएगा.
Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. तो हिटलर ने एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स को जन्म दिया। वो समझते थे कि मास मोबिलाइजेशन में रिचुअल्स और स्पेक्टेकल की बहुत ज़रूरत है। Nazis held massive rallies. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as Messiah and Savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. तो नाजी रैली जो है वो हिटलर को एक मसीहा की तरह पोर्ट्रे करती थी, प्रोजेक्ट करती थी। ऐसा सेवियर जो कि लोगों को डिस्ट्रेस से, क्राइसिस से बचाने आया है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो ऐसी इमेज बनाई गई कि आम जनता जो है उनकी डिग्निटी और प्राइड जो है तहस नहस हो गई है, जो कि एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में रह रहे हैं, और हिटलर ही इनको बचा सकता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। On 30 January 1933, Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. तो सन 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में हाईएस्ट पोस्ट थी। By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. अभी तक जो है नाजीज ने जो है कंजर्वेटिव को अपने साथ जोड़ लिया था। हैविंग अक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जैसे ही हिटलर के पास शासन आया, वैसे ही हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल का स्ट्रक्चर डिसमेंटल करने की कोशिश की। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. तो एक रहस्यमयी आग जो कि जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में लग गई थी उस समय, इसके कारण हिटलर को मदद मिल गई। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by Weimar Constitution. तो ये जो फायर डिक्री थी 28 फरवरी 1933 की, इसके कारण जो है सिविल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो गए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को दी थी। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. तो इसके बाद जो है, इस आग के बाद जो है हिटलर ने कम्युनिस्ट की तरफ अपनी एक्शन लिए और इनको नए नए बने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में फेंक दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुसेल्डोर्फ, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone. तो बहुत ही सीवियर तरीके से कम्युनिस्ट का रिप्रेशन किया गया, और जो 6,808 अरेस्ट फाइल्स थी डुसेल्डोर्फ की, उसमें से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्ट की थी। देवर हाउएवर ओनली वन अमंग 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्री। तो कम्युनिस्ट जो हैं वो 52 में से सिर्फ एक प्रकार के विक्टिम्स थे जिनको देश भर में सप्रेस किया गया। On 3rd March 1933 the famous Enabling Act was passed. तो 3rd March 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के अंतर्गत जर्मनी में डिक्टेटरशिप लाई गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो ये जो डिक्टेटरशिप थी, इसने हिटलर को सभी पावर्स दिए कि वो पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दे और जर्मनी के ऊपर बिना किसी डर के राज कर सके। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया, और सिर्फ नाजी पार्टी और उसके अफिलिएट्स ही जो हैं वो काम कर सकते थे। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो जो स्टेट है
उसने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। तो स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस स्थापित की गई जो कि सोसाइटी में ऑर्डर और कंट्रोल ला सकें उस हिसाब से जैसा नाजी चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म and the SA or the stormtroopers, these including Gestapo, Secret State Police, and the SS, the Protection Squads, the Criminal Police, and the Security Service SD। तो रेगुलर पुलिस के अलावा जो है, रेगुलर पुलिस जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में रहती थी, उसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सीक्रेट सर्विस एसडी, इन सब की स्थापना की गई। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। तो ये जो नई नई बनी फोर्सेस थी जिनके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थे, इसके कारण जो है नाजी स्टेट की रेपुटेशन सबसे बुरी तरह ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट की हो गई। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedures। तो अब इन सब संस्थाओं की स्थापना के बाद जो है किसी को भी गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर में भेज दिया जाता था, किसी को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था, और इसके किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था और इसके पीछे कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं होते थे। पुलिस द पुलिस फोर्सेस अक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्यूनिटी। तो पुलिस फोर्स जो है उनके पास जो है किसी को भी जवाब देंगे बिना जो है रूल करने की पावर आ गई थी। रिकंस्ट्रक्शन। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to economist Jalmar Schacht, who aimed at the full production and full employment through a state-funded work creation program। तो हिटलर ने जो है इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी जो है जालमर शाफ्ट को दी थी, जिन्होंने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया, और इसके लिए पैसा जो आता, फंडिंग जो आती, वो स्टेट के द्वारा आती। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोक्सवैगन। तो ये जो वर्क क्रिएशन प्रोग्राम था, इसने फेमस जर्मन सुपर हाईवेज, इसके अंतर्गत फेमस जर्मन सुपर हाईवेज बनाए गए और पीपल्स कार बनाई गई जिसका नाम था फोक्सवैगन। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर को बहुत अच्छी सक्सेसेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1933 एंड रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader। तो हिटलर ने जो है जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से हटा लिया सन 1933 में, राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया सन 1936 में, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया 1938 में। और ये जो इंटीग्रेशन किया गया ये एक नारे के तहत किया गया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। एक एक लोग, एक एम्पायर और एक राजा, एक लीडर। He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। इसके बाद जो है जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड को चेकोस्लोवाकिया से ले लिया गया। In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh। इन सब चीज़ों के पीछे जो है छुपा हुआ इंग्लैंड सपोर्ट था, मतलब बिना बोला गया सपोर्ट था इंग्लैंड की तरफ से, जो ये सोचते थे कि वर्साइल्स ट्रीटी बहुत ही कठोर है। These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. Hitler did not stop here. Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing। तो ये जो क्विक सक्सेसेस थी इनके देश में और विदेश में, ये इन ये जर्मनी की जो है भविष्य बदलने वाली थी।
पर हिटलर यहाँ भी नहीं रुके। हिटलर शार्क ने जो है हिटलर को एडवाइस किया कि रीआर्मामेंट में अपनी आर्मी को और मजबूत करने में पैसा लगाएं, क्योंकि जर्मनी अभी भी डेफिसिट में था फाइनेंस में। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Schacht had to leave. तो जो सावधान लोग थे उनकी नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी, इसलिए शार्क को निकाल दिया गया। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हिटलर को लगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने का जो एक तरीका है वो वॉर है। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी। जो रिसोर्सेज हैं वो टेरिटरी एक्सपांड करके एक्यूमुलेट किए जा सकते थे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, जिसके कारण जो है जर्मनी का युद्ध हो गया फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power। तो सितंबर 1940 में एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, जिसके कारण हिटलर को लगा कि उनके पास इंटरनेशनल पावर का क्लेम आ गया है। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। तो कुछ पपेट रेजिम थी जो कि नाजी जर्मनी के सपोर्ट में थी, वो यूरोप के बड़े हिस्से में थी। By the end of 1940, हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। तो सन 1940 के अंत तक हिटलर जो है अपने पावर के चरम पर थे। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। तो हिटलर जो है अपने लॉन्ग टर्म एम को अचीव करना चाहते थे, जो कि ईस्टर्न यूरोप को के ऊपर कब्जा करना था। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। तो हिटलर चाहते थे कि जर्मन्स के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना हो और रहने की जगह हो। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। तो हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर जून 1941 में हमला कर दिया। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern Front to powerful Soviet armies। तो ये जो था एक बहुत ही हिस्टोरिकल ब्लंडर था, जिसमें जो जर्मनी का वेस्टर्न फ्रंट था इसके ऊपर ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग हो गई, और ईस्टर्न फ्रंट जो था वो मजबूत सोवियत आर्मीज़ के सामने खड़ा हो गया। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो सोवियत रेड आर्मी जो है इन्होंने जर्मनी को एक बहुत ही जलील करने वाली हार दी स्टालिनग्राड पे। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। तो इसके बाद सोवियत रेड आर्मी जो है ये जर्मन सोल्जर्स को इन्होंने खदेड़ दिया जब तक कि वो बर्लिन तक पहुँचे, और फिर सोवियत कब्ज़ा हो गया ईस्टर्न यूरोप पे लगभग 50 साल के लिए। मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। इस समय तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है युद्ध में हिस्सा लेने से हिचकिचा रहा था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। तो यूएसए जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके ऊपर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। इस बात से डरते हुए यूएसए जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, पर ऐसा लंबे समय तक नहीं चला। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। तो जापान जो है पूर्व दिशा में अपनी पावर बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। तो जापान ने जो है फ्रेंच इंडो चाइना जो बेसिस थे, नेवल बेसिस थे पैसिफिक ओशन में, उन पर कब्ज़ा कर लिया था और यूएस नेवल बेसिस पे हमला करने की सोच रहा था। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War।
तो जब जापान ने हिटलर को अपना सपोर्ट आगे बढ़ाया और जो यूएस का नेवल बेस था पर्ल हार्बर में, जो कि पैसिफिक में है, तो इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and US dropping off atom bomb on Hiroshima and Japan। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो ख़त्म हुआ मई 1945 में हिटलर की हार के साथ, और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है एटम बम गिरा दिया हिरोशिमा के ऊपर, जो कि जापान में था। The Nazi worldview: the crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and set of practices। तो जो गुनाह नाजीज ने किए वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। तो नाजी आइडियोलॉजी जो है हिटलर के वर्ल्ड व्यू के ऊपर आधारित थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। तो इसके अंतर्गत जो हिटलर सोचते थे कि लोगों के बीच में कोई समानता नहीं है, सिर्फ रेशियल हायरार्की है। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung। तो इसके अंतर्गत जो है नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे वो सबसे श्रेष्ठ थे, और ज्यूज जो थे वो सबसे नीचे माने जाते थे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस। तो ज्यूज जो है उनको खराब माना जाता था और उनको आर्यंस का दुश्मन माना जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। सभी दूसरे कलर वाले लोगों को इस लिस्ट में जोड़ा गया उनके एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो हिटलर का जो रेसिज्म था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी पर आधारित था। Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। तो डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का क्रिएशन इवोल्यूशन के कंसेप्ट से समझा और नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट से समझाया। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया जोड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो हर्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से सिर्फ वो प्रजातियां पृथ्वी के ऊपर सर्वाइव कर सकती हैं जो कि चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट कर सकती हैं। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was purely a natural process of selection। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में कभी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की थी। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples। हालांकि डार्विन के आइडियाज़ जो हैं रेसिस्ट थिंकर्स ने और पॉलिटिशियंस ने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए कॉन्कर्ड पीपल के खिलाफ। The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish। The Aryan race was the finest; it had to retain its purity, become stronger and dominate the world। तो नाजी आर्ग्यूमेंट बहुत ही सरल था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सरवाइव करेगी और जो कमज़ोर रेस है वो हार जाएगी। तो इनके हिसाब से आर्यन रेस जो थी वो फाइनेस्ट थी और इसको अपनी प्योरिटी बचानी थी और इसको मजबूत बनना था और दुनिया पर राज करना था। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin। तो हिटलर की आइडियोलॉजी का दूसरा जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट था लेबेनफ्रॉम का या लिविंग स्पेस का। वो सोचते थे कि रहने के लिए नई जगह एक्वायर करनी पड़ेगी और इसके कारण जो जर्मनी मदर कंट्री है उसका एरिया भी बढ़ेगा और जो नए सेटलर्स हैं न्यू लैंड पर वो अपनी ओरिजिन प्लेस से भी लिंक रिटेन कर पाएंगे।
इट वुड ऑल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेस एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो इसके कारण जो है जर्मन मटेरियल रिसोर्सेस और जर्मन नेशन का पावर भी बढ़ेगा। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। तो जर्मन हिटलर जो है वो जर्मन बाउंड्रीज को एक्सटेंड भी करना चाहते थे ईस्टवर्ड मुड़ते हुए, ताकि सारा पावर जो है जर्मन्स के पास आ जाए एक जोग्राफिकल प्लेस में। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए पोलैंड एक लेबोरेटरी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट। Once in power, Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. तो जैसे ही नाजी पावर में आए, उन्होंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की, जिसमें सिर्फ एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी जो कि प्योर जर्मन आर्यंस की हो, और इसके अलावा जो भी जर्मनी में हो उनको अनडिज़ायरेबल माना जाता था और उनको हटाने की कोशिशें की गई। Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They were alone were considered desirable. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. तो नाजी जो हैं वो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को डिज़ायरेबल समझते थे और ऐसे ही लोगों की सोसाइटी चाहते थे, और ऐसे ही लोगों को समझते थे कि प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए और बच्चे पैदा करने का अधिकार मिलना चाहिए। इनके अलावा जो भी थे वो सब अनडिज़ायरेबल थे। दिस meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. इसका मतलब ये था कि ऐसे जर्मन जो कि इम्प्योर थे, प्योर आर्यंस नहीं थे और एबनॉर्मल थे, उनको भी जीने का कोई अधिकार नहीं था। अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम, नाजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो यूथेनेसिया प्रोग्राम के अंतर्गत नाजी ऑफिशियल ने जो है ऐसे प्योर जर्मन्स को भी अनफिट घोषित किया जो कि फिजिकली या मेंटली अनफिट थे। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, देयर वर अदर्स। सिर्फ ज्यूज ही अनडिजायरेबल नहीं थे, इनके अलावा और थे। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of superior Aryan race. They were widely persecuted. तो कई जिप्सीज और ब्लैक्स जो कि नाजी जर्मनी में रहते थे, उनको रेशियल इन्फीरियर माना जाता था, क्योंकि वो सुपीरियर आर्यन रेस की बायोलॉजिकल प्योरिटी के लिए एक खतरा थे। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इनको परसिक्यूट किया गया। Even Russian and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. यहाँ तक कि रशियन और पोलिश लोग जो थे उनको भी निचले दर्जे में रखा गया, इसलिए उनके साथ कोई इंसानियत नहीं बरती गई। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्ज़ा किया और कुछ रशिया के पार्ट्स पे कब्ज़ा किया, उन्होंने वहाँ के नागरिकों को कैद कर लिया और उनको लेबर की तरह काम कराते थे। उनमें से कई तो सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने के कारण और भूखमरी के कारण मर गए। ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स इन द नाजी जर्मनी। ज्यूज जो थे वो नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा सफ़र करे। Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. तो नाजी जो हेट्रेड थी ज्यूज के लिए, वो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी जो कि ज्यूज के प्रति थी उसके कारण आई थी। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड असरर्स। तो ज्यूज को जो है जीसस क्राइस्ट का किलर माना जाता था। Until the medieval times, Jews were barred from owning lands. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. तो मिडिवल टाइम तक ज्यूज़ को जो है ज़मीन लेने से रोका जाता था और वो सिर्फ व्यापार और पैसे उधार देने पर अपना जीवन यापन करते थे। वो अलग एरियाज़ में रहते थे जिनको गेटोस कहा जाता था।
They were often persecuted through the periodic organized violence and expulsion from the land. तो ज्यूस के खिलाफ जो है पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता था और उनको ज़मीनों से अलग कर दिया जाता था. However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. तो हिटलर जो है ज्यूस के बारे में एक गलत साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित थी. हिटलर की हेट्रेड, जिसके हिसाब से ज्यूस जो हैं वो इन्फीरियर थे और कन्वर्जन से भी ज्यूस जो हैं वो सुपीरियर नहीं हो पाते. इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. तो हिटलर का ये सोचना था कि ज्यूइश प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए. From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized, and segregated the Jews, compelling them to leave the country. तो 1933 से 1938 तक नाजी लोगों ने जो है ज्यूज़ को टेरराइज़ किया, उनको खूब डराया धमकाया, बांट दिया और उनको मजबूर किया कि वो देश छोड़कर चले जाएं, जर्मनी छोड़कर चले जाएं. The next phase, 1939 to 1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. तो अगला जो दौर था 1939 से 1945 तक, उसमें ज्यूस को कॉन्सेंट्रेट किया गया कुछ इलाकों में और फिर उनको गैस चैम्बर्स में भर के मार दिया गया. ये जो गैस चैम्बर्स है ये पोलैंड में थे. द रेशियल यूटोपिया. Under the shadow of war, the Nazi proceeded to realize their murderous racial ideal. The genocide and war became two sides of same coin. Occupied Poland was divided up. तो वॉर की शैडो में जो है नाजी ने जो है अपना मर्डरस रेशियल आइडियल पूरा किया और जेनोसाइड और वॉर जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए. ऑक्यूपाइड पोलैंड जो था वो डिवाइड हो गया था. मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. तो अधिकतर जो नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी था वो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था और यहाँ से पोल्स जो थे पोलैंड के लोग जो थे उनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर जो है एथनिक जर्मन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया जो कि यूरोप से आए थे. Poles were then herded like cattle in other part called the general government, the destination of all undesirables of the empire. तो फिर पोलिश लोगों को इकट्ठा किया गया जैसे भेड़ बकरी को इकट्ठा करते हैं और इनको एक अलग हिस्से में भेजा गया जिसको जनरल गवर्नमेंट कहते हैं. और ये जो जनरल गवर्नमेंट एरिया था यहाँ पे सभी अनडिज़ायरेबल्स को रखा जाता था. मेंबर्स ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव. तो जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, जो इन लोगों को मर्डर कर दिया गया बहुत ही बड़ी संख्या में, ताकि जो बाकी सब लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सर्वाइव रहें. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished. तो ऐसे पॉलिश बच्चे जो कि आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्ज़ामिन कराया जाता था. यदि वो रेस टेस्ट पास हो जाते तो उनको जर्मन फैमिलीज़ के साथ रहने को भेज दिया जाता और यदि वो पास नहीं हो पाते तो उनको अनाथालय में भेज दिया जाता था जहाँ पे अधिकतर मर जाते थे. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as killing field for the Jews. तो जो ghettos थे जहाँ पे ज्यूज़ को इकट्ठा किया गया, यहाँ पे ज्यूज़ को मारा जाता था, गैस चैम्बर्स में मारा जाता था और जनरल गवर्नमेंट एरिया में भी ज्यूज़ को मारा जाता था. यूथ इन नाजी जर्मनी. हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. हिटलर को जर्मनी की यूथ में बहुत इंटरेस्ट था. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. तो हिटलर का ये मानना था कि
स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी जो है तभी एस्टेब्लिश हो सकती है जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए. This required a control over the child both inside and outside school. What happened in school under Nazism? All schools were cleansed and purified. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. तो बच्चों को यदि नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है तो इसके लिए बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी था, दोनों स्कूल के अंदर भी और बाहर भी. तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता? इसके लिए नाजी लोगों ने जो है स्कूल को साफ सफाई की और प्योरीफाई किया. इसका मतलब ये था कि ऐसे टीचर जो कि ज्यूस थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल थे उनको हटा दिया गया. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews were the physically handicapped, gypsies were thrown out of schools. तो इस मुहिम के तहत बच्चों को सेग्रीगेट किया गया, जिसके अंतर्गत जर्मन और ज्यूज जो हैं वो स्कूल में साथ में बैठ नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे, और अनडिज़ायरेबल बच्चे जो कि ज्यूज थे या फिजिकली हैंडीकैप्ड थे या जिप्सीज थे उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया. And finally, in 1940s, they were taken to gas chambers. Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. और फाइनली 1940 में जो है अनडिज़ायरेबल बच्चों को गैस चैम्बर में ले जाया गया. जो अच्छे जर्मन चिल्ड्रन थे उनके हिसाब से उनको नाजी स्कूलिंग दी गई और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स को वापस लिखा गया, रेशियल साइंस को जस्टिफाई किया गया नाजी आइडियाज़ के साथ. इसके अलावा ज्यूज़ के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स थे उनको पॉपुलराइज किया गया, यहाँ तक कि मैथ्स में भी इनको ज्यूज़ को स्टीरियोटाइप किया गया. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर. तो बच्चों को लॉयल और सबमिसिव बनाया गया, वफादार बनाया गया, ज्यूज़ को नफरत करने पर मजबूर किया गया और हिटलर की पूजा करने को कहा गया. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. तो स्पोर्ट्स का भी जो फंक्शन था वो वायलेंस को नर्चर करने के लिए और एग्रेशन को नर्चर करने के लिए बनाया गया बच्चों के अंदर. हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन. तो हिटलर का ये सोचना था कि बॉक्सिंग के कारण बच्चे आयरन हार्टेड मजबूत बनेंगे, लोहे के दिल के बनेंगे और मैस्कुलाइन बनेंगे. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. तो अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके अंदर जो है जर्मन यूथ को स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म सिखाया गया. 10-year-olds had to enter Jungwohl. At 14, all boys had to join Nazi youth organization Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, and hate Jews, communists, gypsies, and all those who were categorized as undesirable. तो 10 साल के बच्चों को जो है जंग वोक में एंटर करना पड़ा और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजी यूथ ज्वाइन करना होता था, जो कि हिटलर का यूथ था, जहाँ पे वो युद्ध की पूजा करते थे और एग्रेशन को ग्लोरीफाई करते थे, वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करते थे, डेमोक्रेसी को कंडेम करते थे. इसी के साथ उनको ये सिखाया जाता था कि ज्यूज से, कम्युनिस्ट से और जिप्सीज से नफ़रत की जाए या ऐसे जो भी अनडिज़ायरेबल हैं उनसे नफ़रत की जाए. After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. तो बहुत ही रिगरस आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेनिंग के बाद जो है बच्चों को लेबर सर्विस में ज्वाइन करने का मौका मिलता था 18 साल की उम्र में. उसके बाद वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते थे या किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922. 4 years later it was renamed to हिटलर यूथ. तो यूथ लीग ऑफ नाजीज जो है
1922 में बनाई गई और 4 साल बाद इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया। To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को नाजी कंट्रोल में यूनिफाई करने के लिए जो है दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया गया और बैन कर दिया गया। नाजी cult of motherhood. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. तो नाजी जर्मनी में बच्चों को ये बार बार बोला जाता था कि महिलाएं जो है पुरुषों से अलग होती हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। तो नाजी जर्मनी में ये सिखाया जाता था कि जो पुरुषों में और महिलाओं में बराबरी के अधिकार की लड़ाई है, जो कि डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है हर जगह, वो गलत है और इसके कारण सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and they are pure-blooded Aryan children. तो जहाँ लड़कों को एग्रेसिव, मैस्कुलाइन और स्टील हार्टेड बनने को सिखाया जाता था, लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि उनको अच्छी माँ बनना है और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन पैदा करने हैं। Girls had to maintain purity of race, distance themselves from Jews, look after home and teach their children Nazi values. तो लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि उनको रेस की प्योरिटी बना के रखनी है, उनको ज्यूस से दूर रहना है, उनको घर की देखरेख करनी है और उनके बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखानी है। दे हैड टू बी द बेयरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। तो महिलाओं को जो है आर्यन कल्चर और आर्यन रेस को आगे बढ़ाना है। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." तो 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य में जो है महिला सबसे माताएं जो हैं वो सबसे ज़रूरी सिटीज़न हैं। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। पर नाजी जर्मनी में सभी माताएं जो हैं उनको बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded. तो महिलाएं जो रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको पनिश किया जाता था और जो रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवार्ड दिए जाते थे। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concession in shops and on theatre tickets and railway fares. तो जो महिलाएं रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको हॉस्पिटल में फेवर्ड ट्रीटमेंट मिलता था। इसके अलावा उनको शॉप्स में कंसेशन मिलता था, थिएटर टिकट्स और रेलवेज़ में कंसेशन मिलता था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। तो महिलाओं को बहुत बच्चे पैदा करने के लिए ऑनर क्रॉसेस अवार्ड किए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। तो ब्रॉन्ज क्रॉस जो है 4 बच्चे पैदा करने पर दिया जाता था, 6 बच्चे पैदा करने पर सिल्वर क्रॉस दिया गया जाता था और 8 से ज़्यादा पैदा करने पर गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड। तो जो भी आर्यन महिलाएं जो हैं प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट से अलग जाती थी उनको पब्लिकली सज़ा दी जाती थी, उनकी बुराई की जाती थी और उनको बुरी तरह से पनिश किया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पनिश्ड। ऐसी महिलाएं जो ज्यूज, पोलिश और रशियन नागरिकों से संपर्क रखती थी उनको भी पनिश किया जाता था। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense. तो ज्यूज, पोल्स और रशियन से कांटेक्ट रखने को एक क्राइम माना जाता था जिसके कारण जेल सेंटेंस दिए जाते थे और उनका मान सम्मान भी ख़त्म कर दिया जाता था। इसके अलावा उनके हस्बैंड्स और फैमिलीज़ को भी सज़ा मिल जाती थी और ये सब एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता था। The art of propaganda. The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. तो नाजी रेजिम जो है लैंग्वेज और मीडिया को केयर के साथ यूज़ करती थी और बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करती थी। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used words kill or murder in their official communications. Mass killings were termed as special treatment, final solution for Jews,
यूथेनेशिया फॉर डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। तो नाजी जो है कभी किल या मर्डर नाम की टर्म्स जो हैं वो अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में यूज़ नहीं करते थे। वो मास किलिंग के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नाम यूज़ करते थे, ज्यूज़ को मारने के लिए फाइनल सॉल्यूशन नाम यूज़ करते थे, डिसेबल्ड को मारने के लिए यूथेनेशिया यूज़ करते थे, और सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन भी यूज़ करते थे। इवैक्यूएशन meant डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स। तो इवैक्यूएशन टर्म का यूज़ होता था जब लोगों को गैस चेम्बर्स में डिपोर्ट किया जाता था। डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर्स वर कॉल्ड? दे वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरियाज and looked like bathroom equipped with fake shower heads. Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. तो गैस चेम्बर को डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था, और गैस चेम्बर जो है देखने में बाथरूम की तरह दिखते थे जिसमें नकली शावर हुआ करते थे। और मीडिया को जो है नाजी जर्मनी में नाजीज़ के फेवर में सपोर्ट और पॉपुलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता था। Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans and leaflets. तो नाजी आइडियाज़ का प्रचार जो है अलग अलग इमेजेस के साथ, फिल्म्स के साथ, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स और लीफलेट के साथ किया जाता था। In posters, groups identified as enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evils. तो पोस्टरों में जो भी नाजी जर्मन्स के दुश्मन होते थे उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनको मॉक किया जाता था, गाली बकी जाती थी और बुरा बोला जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। दे वर अटैक्ड एज मलिशियस फॉरेन एजेंट्स। तो सोशलिस्ट और लिबरल जो थे उनको कमज़ोर और डिजेनरेट कहा जाता था और उनको विदेशी एजेंट कहा जाता था। Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. तो प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी जिससे कि ज्यूज़ के प्रति हेट्रेड बढ़े, और ऐसी एक पिक्चर जो है उसका नाम है द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड. दे वर शोन विद द फ्लोइंग beards wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. तो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो थे उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था और मार्क किया जाता था। उन्हें ऐसे दर्शाया जाता था कि उनके फ्लोइंग बियर्ड है और वो कैफ्टन्स पहनते हैं, जबकि जर्मन ज्यूज़ को आउटर अपीयरेंस में डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि जर्मनी एक एसिमिलेटेड कम्युनिटी थी। They were referred to as vermin, rats and pests. Their movements were compared to those of rodents. तो ज्यूस को जो है चूहे और कीट की तरह माना जाता था और उनकी मूवमेंट्स को है रोडेंट से कंपेयर किया जाता था। Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. तो नाजी लोग जो हैं वो लोगों के दिमाग से खेलते थे, उनके इमोशंस पे टैप करते थे, और जो अनडिज़ायरेबल, जिनको नाज़ी अनडिज़ायरेबल समझते थे उनको हेट करने के लिए मजबूर करते थे। द नाज़ीज़ मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो नाज़ी लोगों ने जो है वो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अपील करने के लिए खूब एफर्ट्स किए। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। और वो ये भी कहते थे लोगों से, और ये भी सोचने पर मजबूर करते थे कि सिर्फ नाजी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म? तो आम जनता जो है नाजिज्म को कैसे रिएक्ट करती थी? मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक इन देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज. दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू. तो कई लोग जो हैं वो नाजी दृष्टिकोण से ही दुनिया को देखते थे और अपने मन में नाजी भाषा ही बोला करते थे। उनके मन में ज्यूस को देखकर भयंकर गुस्सा और नफरत निकलती थी। दे मार्क्ड द हाउसेस ऑफ ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स.
वो लोग जो हैं ज्यूज़ के हाउसेस को मार्क कर देते थे और उनको सस्पिशियस नेबर घोषित कर देते थे। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. वो सही में ये सोचते थे कि नाजिज्म से जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी और इससे जनरल वेलबींग होगी। But not every German was Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. पर हर जर्मन जो था वो नाजी नहीं था। उन्होंने कई कई जर्मन्स ने जो है नाजिज़म के खिलाफ एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाया और पुलिस रिप्रेशन, पुलिस की लाठियाँ खाई, मतलब पुलिस का दबाव झेला और यहाँ तक कि कईयों की मौत भी हो गई। A large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. तो अधिकतर जो जर्मन जनता थी वो मूक दर्शक थे, बिना कुछ बोले देखते थे और उनको जो दुर्दशा हो रही थी जर्मनी की उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, दे प्रेफर टू लुक अवे। और वो इतने डरे हुए थे कि वो कुछ भी, यदि इसके खिलाफ कदम उठाएंगे या कुछ बोलेंगे तो उनके साथ कुछ खराब हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ दूर रहते थे। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire. तो पेस्टर निमोलर नाम के एक रेजिस्टेंस फाइटर थे जिन्होंने देखा कि जर्मनी में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, एक सन्नाटा है आम जर्मन नागरिकों का और इस जघन्य अपराध के खिलाफ जो कि नाजी एम्पायर में हो रहा है। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. और ज्यूज नाजी जर्मनी में क्या सोचते थे ये तो अपने आप में एक दूसरी कहानी है। Charlotte Beradt secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. तो चार्लोट बेरॉयट जो हैं उन्होंने सीक्रेटली जो है लोगों के सपनों को अपनी डायरी में लिखा और इसके बाद इन्होंने कई सालों बाद इसको पब्लिश कर दिया एक किताब में जिसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। उन्होंने ये बताया कि यहाँ तक कि ज्यूज भी जो हैं वो नाजी स्टीरियोटाइप में यकीन करने लग गए जो उनके खिलाफ थे। They dreamt of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. वो अपने हुक्ड नोज और काली आंखें और काले बाल और ज्यूइश लुक्स के बारे में सोचते थे। The stereotypical image publicized in the Nazi press haunted Jews. जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ज्यूज के खिलाफ नाजी प्रेस में पब्लिश होती थी वो ज्यूज को हॉन्ट करती थी। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। ज्यूज डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर्स। तो ज्यूज जो हैं वो अपने सपनों तक में परेशान हो गए थे, इतना नाजी खौफ था उनके दिमाग में। और ज्यूज जो हैं मरने से पहले ही कई मौतें मर जाते थे। Knowledge about the Holocaust. Information about the Nazi practice had trickled out of Germany during the last years of the regime. तो नाजी प्रैक्टिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्मनी से बाहर निकली नाजी जर्मनी के कुछ लास्ट ईयर्स में। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ वॉट हैड हैपेंड। पर जर्मनी में क्या हो रहा था ये सब पूरी दुनिया को असलियत में तभी पता चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और जर्मनी की हार हुई। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called Holocaust. तो जर्मन्स जो थे वो अपनी खुद की हार के बारे में सोचने में ही ऑक्यूपाइड थे, लेकिन ज्यूज जो थे वो ये चाहते थे कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए और उनको जो परेशानियां हुई, जो नाजी ने इतने भारी संख्या में ज्यूज को मारा, ये पूरी दुनिया को पता चले। At its height, the ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. ये बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि एक गhetto में रहने वाला निवासी जो है वो दूसरे से बोला कि उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए इस वॉर से छुटकारा मिल जाए, इसके ख्याल से दूर हो जाए, ऐसा ही रहना चाहता है।
Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany, और वो पूरी दुनिया को ये भी बताना चाहता था कि ज्यूस के साथ क्या हुआ नाजी जर्मनी में. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. तो अ, ये जो स्पिरिट है ज्यूस की, ये सब कई गेटों में और कई कैंप इनहेबिटेंट्स में देखी गई, जिन्होंने डायरीज लिखी और नोटबुक्स रखी और आर्काइव्स बनाए. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all the incriminating evidence available in offices. दूसरी तरफ जब जर्मनी युद्ध हार गया तो नाजी लीडरशिप ने पेट्रोल बांटा अपने सभी ऑफिशियल्स को, ताकि जो भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है ऑफिसेस में उन सबको जला दिया जाए. Yet the history and the memory of Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, फिर भी इतिहास में और लोगों की याद में जो है कहानियों में, किस्सों में, पिक्चरों में, कविताओं में, म्यूज़ियम्स में जो है आज भी ये जो मास किलिंग हुई, जो हॉलोकॉस्ट हुआ, इसकी यादें ज़िंदा हैं. These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. तो ये इन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसका विरोध किया, और एक एम्बेरेसिंग रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें साथ दिया, और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन सब चीज़ों को साइलेंस में देखा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.